welcome you all on your favorite YouTube channel Commerce Study Zone। तो देखते देखते हम अपने इस प्रेजेंट सीरीज के 15वें पार्ट तक पहुंच चुके हैं। आज है 6 जनवरी और रोज की तरह आज हम फिर एक बार अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के वर्कशीट पर बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ 4 से 5 चैप्टर्स कवर अप हम करते हैं डेली। और कल भी हमने 15 मार्क्स का वर्कशीट प्रैक्टिस किया था, आज भी 15 मार्क्स का ही करेंगे। और साथ ही साथ रोज की तरह क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ फुल आंसर्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो आइए रोज की तरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटेंसी के वर्कशीट के साथ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं 15 नंबर का ये वर्कशीट, 40 मिनट एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीट दिस वर्कशीट। ना पहला क्वेश्चन है, अंडर विच हेडिंग द आइटम bill discounted but not yet matured will be shown in the balance sheet of a company। तो कंपनी के बैलेंस शीट में अगर बिल डिस्काउंट किया गया था लेकिन अभी तक मेच्योर नहीं, मतलब ड्यू डेट उसका नहीं आया है, तो वो किस हेड के अंदर दिखाया जाता है। तो बताना चाहूंगा आप सभी को, क्लास 11 में सिखाया गया है बिल डिस्काउंटेड का के बाद अगर बिल ड्यू डेट तक मेट नहीं होता तब तक वो हमारी लायबिलिटीज बनी रहती है कि वो कभी भी ऐसा समय आ सकता है कि बिल डिसऑनर हो जाए और हमको मेट करना पड़ जाए। यानी ये आज हमारे लिए करंट लायबिलिटीज नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में अगर वो मेट नहीं हुआ तो लायबिलिटीज में कन्वर्ट हो सकता है। और ऐसे ही लायबिलिटीज को कहते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। मैंने यहाँ थोड़ा स्पेल मिस्टेक कर दिया है, आपको बताना चाहेंगे। टी के बाद आई के बाद एन भी होगा, तो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा इसको। तो आंसर है कंटीजेंट लायबिलिटीज, ऑप्शन नंबर सी। और कंटीजेंट लायबिलिटीज हमारे बैलेंस शीट में किसी भी हेड साइड नहीं आता, लायबिलिटीज भी नहीं, एसेट्स में भी नहीं। ये एक सेपरेट फुट नोट्स में लिखने वाली चीज होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहां पर रेज किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंशन द नेट अमाउंट ऑफ सोर्स और यूज। आपको सोर्स बताना है या फिर यूज बताना है कैश का इन द फॉलोइंग केस। और केस क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹15,000 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। देखिए आंसर जो भी है इसको जानने से पहले आपको ये दो वर्ड्स जानने जरूरी है, सोर्स और यूज। तो देखिए सिंपल मीनिंग है, कोई मुश्किल तो नहीं है, फिर भी मैंने एक नोट्स लिख कर दिखा दिया है आपको, थोड़ा आप देख लीजिए यहाँ पर। सोर्स का मतलब होता है कैश जब इनफ्लो होता है, और यूज का मतलब होता है जब कैश का आउटफ्लो होता है, ठीक है। यानी पैसा यूज हो रहा है, इसका मतलब पैसा हमने खर्च किया। पैसा हमारे लिए एक जरिया बन रहा है, कहीं से आ रहा है, यानी कैश का इनफ्लो हो रहा है। और इस क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स को बेचा गया। अगर एसेट्स बेचेंगे तो ये तो क्लियर है, पैसा आएगा यानी इनफ्लो होगा, और इनफ्लो का मतलब है सोर्स होगा। और कितना आएगा, आंसर तो है 10,000 रुपये आएगा, लेकिन कैसे 10,000 रुपये आएगा अब ये जानना है। 15,000 की बुक वैल्यू थी उस एसेट्स की जिसको आपने लॉस ऑफ 5,000 में बेचा है, यानी 10,000 रुपीज आपको बेचकर मिल रहा है, यानी सेल प्राइस आपका है कितना, 10,000। यानी इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है 10,000, तो ऑप्शन ए सही जवाब बन रहा है, सोर्स ₹10,000। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका, सोर्स ₹10,000 करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 42,000। देखिए कैपिटल एक लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में क्रेडिट बैलेंस नॉर्मल सी बात है, यानी फेवरेबल बैलेंस है ये 42,000। और फिर कह रहे हैं उसका प्रॉफिट का शेयर है रियलाइजेशन में कितना, 9,000। तो 42,000 का कैपिटल बैलेंस, 9,000 का प्रॉफिट में उसका हिस्सा। ही हैज पेड फर्म्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹3,000, और उसने बिजनेस के एक्सपेंसेस को, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को खुद से पे किया 3,000। अब उसको बदले में हम कितने रुपए फाइनली देंगे। देखिए तीन वैल्यूज हैं, तीनों को आपस में जोड़ना है या घटाना है, या किसी को जोड़ना है किसी को घटाना है, बस यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। ये रहा इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अमाउंट जो पे करेंगे पार्टनर को वो होगा उसका बैलेंस, जो जैसे मैंने पहले का क्रेडिट बैलेंस था, यानी प्लस है, कैपिटल ऑलरेडी फेवरेबल था। प्रॉफिट का शेयर है इसलिए ये तो प्लस होगा, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। तीसरा जो हिस्सा है बस यहीं पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होकर गलत या सही कर सकते हैं, प्लस या तो माइनस, लेकिन फिलहाल ये होगा प्लस। क्यों होगा उसको समझाने के लिए मैंने ये एंट्री का एक हेल्प लिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। जब एक पार्टनर बिजनेस के एक्सपेंस को पे करता है अपने पर्सनल अकाउंट से, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो होगा क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है, और बदले में उस पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा। और पार्टनर का कैपिटल जब जब क्रेडिट होता है किसी भी चैप्टर में, दैट ऑलवेज मीन्स कि कैपिटल इज गोइंग टू इंक्रीज, तो इसलिए प्लस हो गया कैपिटल में 3,000 रुपीज।
रुपीज, ठीक है। तो तीनों को आपस में जोड़कर बन रहा है इसका 54,000 ईच। तो ये वो नेट अमाउंट है जो उसको हम डिसोल्यूशन के समय उसका कैपिटल के तौर पर वापस करने वाले हैं। तो आंसर बन जाता है 54,000, जो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड ऑप्शन 54,000। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेट विथ रीजन वेदर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है, पार्टनरशिप इज डिसॉल्व और पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व। तो जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो पार्टनरशिप को क्लोज डाउन किया जा रहा है, यानी वो खत्म हो रहा है, या पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रहा है, इस चीज का जवाब आपको देना है, और वो भी सुटेबल रीजन के साथ। यहां कोई एमसीक्यू नहीं है, इसलिए देखिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो मैंने बाइफर्केशन दो हिस्सों में कर दिया है, हाफ मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड नेक्स्ट हाफ फॉर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। देखिए पहले तो आंसर बन जाता है पार्टनरशिप। यहां पर डिसॉल्व जो चीज होगा वो होगा पार्टनरशिप, क्योंकि बता दूं, जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट तैयार होता है कि वो मिलकर बिजनेस करने वाले हैं, तो वो कहलाता है पार्टनरशिप। और कंबाइनली सभी पार्टनर्स को कहते हैं पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो जब एक फर्म, एग्जिस्टिंग जो फर्म है, उसमें एक नया पार्टनर ज्वाइन करता है, तो पुराना जो एग्रीमेंट होता है वो टूट जाता है। जैसे सपोज दैट कि पहले एक फर्म में पार्टनर थे तीन, ए बी और सी, तो इन तीनों को मिलाकर ये फर्म चल रहा था। अब एक नया पार्टनर ज्वाइन करता है डी के नाम से, तो चौथा पार्टनर भी आता है। तो इसी एग्जिस्टिंग फर्म के अब एक तरह से हम कह सकते हैं चार हिस्सेदार हो जाएंगे, एक दो तीन और चार। तो ऐसे केस में फर्म तो चल रहा है, फर्म तो बंद नहीं हो रहा, लेकिन पार्टनर तीन से चार हो रहे हैं, तो उनके बीच का एग्रीमेंट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए फर्म नहीं बंद हो रहा है, पार्टनरशिप केवल खत्म हो रहा है और नया पार्टनरशिप बिल्कुल बनेगा। तो आंसर बन गया पार्टनरशिप इज गोइंग टू डिसॉल्व सिंस देयर इज ओनली चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। ध्यान रखना है आपको, यहां पर जो पार्टनर्स का पुराना एग्रीमेंट था बस वही चेंज होने जा रहा है, एंड बिटवीन द पार्टनर्स एंड द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द फ्यूचर, और बिजनेस साथ ही साथ भविष्य में आगे भी चलता रहेगा। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म नहीं बंद हो रही है, बल्कि पार्टनरशिप चेंज हो रहा है, या कहें तो डिसॉल्व हो रहा है। तो आंसर ये था, और ये है इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। चलिए आते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। इन चार में से एक ऐसा एलिमेंट है जो एसेंशियल यानी कंपलसरी नहीं है, बाकी सब के सब कंपलसरी होते ही हैं, ये आपको समझना है। देखिए कम से कम पार्टनरशिप में दो लोग होने चाहिए, एटलीस्ट 2%, तो ये बिल्कुल कंपलसरी है, इसके बिना पार्टनरशिप कहलाएगा ही नहीं वो, यानी ये तो जवाब नहीं बन सकता। मतलब दिस इज द एसेंशियल एलिमेंट्स, हमसे कह रहे हैं एसेंशियल जो नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है ना। दूसरा बोल रहे हैं देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। तो देखिए पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटन भी होता है और ओरल भी होता है, तो चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो, पार्टनरशिप का मतलब है कि एक एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स होना ही चाहिए। ये भी एक एसेंशियल फीचर्स हो जाता है, ये दोनों एसेंशियल है। तीसरा है इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए पार्टनरशिप का ये कोई रूल नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल ही होगा। वो किसी भी तरह का हो सकता है, कैपिटल के भी फॉर्म में हो सकता है, किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है, हर साल चेंज भी हो सकता है, यानी ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज नॉट एसेंशियल दैट पार्टनरशिप फर्म शुड हैव इक्वल रेशियो। और जबकि डी में लिखा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसी ना किसी बिजनेस को करने के लिए ही होना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी कंपलसरी है। तो ऑप्शन ए बी और डी तो एसेंशियल हो गए, लेकिन जो सी में लिखा है वो एक कंपलसरी बात बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रिकी और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा जरूर है ये। कह रहे हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। It issued 3 lakh shares. Public applied for 3,60,000 shares. During the year, company called only rupees 8 per share. और पूछ रहे हैं आपसे बस इतना कि इशूड कैपिटल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इशू कैपिटल की वैल्यू, अगर आपको इशू कैपिटल की वैल्यू चाहिए तो आपको ना ऑथराइज से मतलब है, ना ही सब्सक्राइब से मतलब तो सिर्फ इशूड से ही है ना। लेकिन इशूड शेयर्स जानने के बाद भी आप इसमें गलत हो सकते हैं अगर एक छोटी सी भी इसको आप भूल जाते हैं। इशूड कैपिटल का मतलब हमेशा होता है इशूड शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, कॉल्ड अप नहीं होता है। ऑथोराइज्ड में भी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, इशूड में भी फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होता है, बट सब्सक्राइब्ड में हम लोग कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा था इशूड कैपिटल, इसीलिए इशूड कैपिटल में इशूड शेयर्स जो कि 3 लाख थे मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू होगा जो कि 10 रुपए था। कॉल्ड अप कितना था, ऑथोराइज कितना था, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो 3 लाख इंटू 10, 30 लाख इज द अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल। तो यही मैंने पहले कहा था आपसे ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी लगेगा जरूर क्वेश्चन, लेकिन है ट्रिकी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी था करेक्ट, 30 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब हम आ चुके हैं अपने आज के पेपर के बड़े क्वेश्चन की तरफ, और आज बड़े दिनों के बाद मैंने आपको फुल फ्लेजेड एक क्वेश्चन लिया है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से 6 नंबर का पूरा। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 4:1 और ये उनका बैलेंस शीट है। आइए एक बार बैलेंस शीट को फटाफट देख लेते हैं। क्रेडिटर्स है, वर्कमैन रिजर्व है जिसमें आप जानते हैं कंडीशन लग जाता है डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है, इस पर हम चर्चा कर लेंगे अभी। जनरल रिजर्व ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डेटर्स, डेटर्स में प्रोविजन भी दिया है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। बिल रिसीवेबल कोई नई चीज नहीं होती। स्टॉक, फिक्स एसेट्स एंड गुडविल ये ऑलवेज एक राइट ऑफ करने की चीज है जिसको हम अभी के लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। और फिर कुछ पॉइंट्स दिए गए जैसा आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का हम पढ़ लेते हैं एडवांस में। दे डिसाइड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर एंड विच ही अक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए। ये बात आप खासा ध्यान रखना है कि नए पार्टनर का शेयर 1/5 होगा जिसको उसने पूरी तरह से ए से ही लिया है। अगर ए से ही सब कुछ लिया है तो सेक्रीफाइस भी अकेले ए ही करेगा। और बाकी कुछ एडजस्टमेंट्स किए गए गुडविल को लेकर के कि गुडविल की वैल्यूएशन 4 लाख होगी और सी अपना गुडविल का शेयर लेकर आएगा। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि बैड डेट्स की वैल्यू 15,000 रुपए है। थर्ड पॉइंट में क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन तय हुआ है 40,000। फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट किया गया है। क्रेडिटर्स को अनरिकॉर्डेड बताया गया है 10,000 रुपीज तक। और लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि सी ब्रॉट फर्दर ₹3 lakh as his capital and the capital of A and B will be made proportionate to their new ratio। न्यू पार्टनर 3 लाख रुपीज का कैपिटल आएगा और जिसको बेस बनाते हुए ओल्ड पार्टनर्स या कहें तो रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी किया जाएगा। रिक्वायरमेंट है रिवैल्यूएशन बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि 6 नंबर में पूरा पूछना तो पॉसिबल नहीं लगता है, तो आजकल का ट्रेंड यही है कि ओनली रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल अकाउंट। तो आइए देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले बैड डेट्स यहाँ पर आएगा 5,000 से। क्यों आएगा अब जरा इस पे बात करते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में बोला गया था बैड डेट्स है कितना 15,000, ये बैड डेट्स है, तो हमने 15 क्यों नहीं लिखा, 5 ही क्यों लिखा। क्योंकि भाई देखिए ऐसा है कि सबसे पहले बैड डेट्स की वैल्यू को हम एडजस्ट करते हैं किससे, ओल्ड प्रोविजन से। हमारे क्वेश्चन में जो ओल्ड प्रोविजन अवेलेबल होता है इन केस, तो हम उससे पहले उसको एडजस्ट कर लेते हैं। और हमारे क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन था 10,000 का था, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करके दिखाया गया था। तो सबसे पहली बात 15,000 के बैड डेट्स को हम राइट ऑफ करेंगे या एडजस्ट करेंगे फ्रॉम ओल्ड प्रोविजन, 10,000 रुपए एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन 5,000 अब भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो वो सरप्लस अमाउंट ऑफ बैड डेट्स ही है जो यहाँ पर आएगा। यानी अगर इन केस आपका बैड डेट्स होता सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए और ओल्ड प्रोविजन जितना था वो 10,000 रुपए वैसे ही रहता, तो ऐसे केस में इस पूरे रिवैल्यूएशन में कुछ भी चीज बैड डेट्स की ना आती, क्योंकि सब कुछ उसमें एडजस्ट हो चुका होता। ठीक है, तो बैड डेट्स का पॉइंट हो गया एक्सप्लेन। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बारे में। तो आपको पता ही है इस क्वेश्चन के बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम था, रिजर्व था 35,000, जबकि एडजस्टमेंट में क्लेम की वैल्यू बताई गई 40,000। बता दें आपको कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट दो ही जगह होता है, दो में से किसी भी एक जगह, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप आएंगे या तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बांटेंगे। कब कहां आएंगे उसका रूल ये है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम एग्जिस्टिंग रिजर्व से ज्यादा होगा, जैसे इस समय है 35 के कंपैरिजन में 40, तो जितना ज्यादा होगा वो हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा एज प्रोविजन। याद रखना है प्रोविजन फॉर क्लेम। और अगर हमारे पास जो क्लेम है वो हमारे इस रिजर्व से कम हो जाता, फॉर एग्जाम्पल 32,000 हो जाता, तो जो 3,000 रुपए का रिजर्व बच जाता वो हमारे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बट जाता। तो बैड डेट्स हो गया, वर्कमैन का क्लेम हो गया। फिक्स्ड एसेट्स में लिखा था 20% से डेप्रिशिएट करिए, तो फिक्स एसेट्स का डेप्रिशिएशन मतलब डेबिट साइड, क्योंकि लॉस हो जाएगा। और 3 लाख का फिक्स एसेट्स था, 20% आएगा 60,000। नेक्स्ट पॉइंट था क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में लिखा था फाउंड अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट 10,000, मतलब सिर्फ 10,000 रुपए क्रेडिटर्स ऐसे थे जो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, और क्रेडिटर्स अगर रिकॉर्डेड नहीं थे अब रिकॉर्ड करोगे आप तो दैट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लॉस, इसलिए ये भी डेबिट साइड ही आ रहा है 10,000। तो सब के सब डेबिट साइड आ गए, टोटल मिलाकर बन गया 80,000। तो ये लॉस क्लिक करके बढ़ जाएगा पार्टनर्स ए और बी में इनके ओल्ड रेशियो 4:1 में, जो कि है 64 और 16,000। नाउ डिवीजन ऑफ मार्क की बात करें तो 6 में से 2 नंबर आप रिवैल्यूएशन को दे सकते हैं। मान के चलिए कि जितने एडजस्टमेंट्स है उसके हिसाब से आधे आधे नंबर सब में है। चलिए अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल, जो इस क्वेश्चन का सबसे अहम हिस्सा है। पार्टनर्स कैपिटल को मैंने हमेशा सिखाया कि जब भी आप करिए तो कुछ स्टेप्स फॉलो करिए, और वो स्टेप्स मैं उसी ऑर्डर में बताऊंगा, आप बस फॉलो करिए। पहला स्टेप होता है बाय बैलेंस बीटी, इसका मतलब है कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, जिसमें ए का 3 लाख कैपिटल था और बी का 2,50,000 था। नाउ इसी कंटिन्यूएशन में सी का कैपिटल यहां अगर आप लिखेंगे तो दैट विल
डिडक्ट योर मार्क्स, ये गलत तरीका होगा, आपको वहां नहीं लिखना है इसको, ठीक है। ये क्योंकि बैलेंस बीडी का मतलब पुराने कैपिटल से होता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिवॉल्यूशन में जो यहाँ लॉस आपने बांटा था इधर, उस लॉस को वहां से उठाएंगे और इधर ट्रांसफर बस कर देना है। अगर गेन होता है, यानी यहाँ पे होता तो आप वहां से यहाँ ले आते, ठीक है। तो फिलहाल आपको लॉस वापस लाना है, तो वहां से यहाँ ले आएंगे आप। तो टू रिवैल्यूएशन लॉस 64 एंड 16,000, दो स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप में हमें बांटना होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल को अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपके देखिए लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि क्लेम उससे ज्यादा आ चुका है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल रहा ही नहीं। आपके एसेट साइड में था गुडविल, तो एसेट्स का गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरफ ला करके, यानी एक तरह से गुडविल राइट ऑफ हो रहा है। तो टू गुडविल जिसकी वैल्यू थी 40,000, 4:1 में बांटने पर ये दोनों की वैल्यू आएंगी। इसके अलावा लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व भी था। जनरल रिजर्व तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बांट दिया गया है। बाय जनरल रिजर्व जो था 75,000 का, तो बट गया आ गया है 60 और 15,000। तो ये हो गया अब तक के 3 स्टेप्स। पहला स्टेप हो गया बैलेंस बीडी ऑफ पार्टनर्स, दूसरा स्टेप हो गया रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस, तीसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स जिसमें से दो चीजें हमें बांटने को मिल गई हैं। चौथा स्टेप आप ले सकते हैं कि न्यू पार्टनर जो आया है वो अपना प्रीमियम लाया था कि नहीं लाया था। तो एक बार मैं वो लाइन आपको दिखाना चाहूंगा, फिर मैं बताता हूं उसके बारे में। देखिए पहला पॉइंट, सी ब्रॉट इन हिज शेयर इन कैश, सी अपने गुडविल का शेयर कैश में लाया है, ये बात क्लियरली लिखा हुआ है। अगर न्यू पार्टनर प्रीमियम का अमाउंट कैश में लाता है तो दैट मीन्स कि हम प्रीमियम अकाउंट ओपन करके गुडविल का शेयर करेंगे, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल आप क्रेडिट साइड लिखेंगे आप, ठीक है। देखिए प्रीमियम लाता है सी यानी न्यू पार्टनर, तो ये तो क्लियर है कि इसको तो कोई हिस्सा से मिलना नहीं है, इसलिए यहां पर तो पहले कट लगा दीजिए आप। रह जाते हैं ए और बी यानी ओल्ड पार्टनर्स, लेकिन इनमें भी उसको ही मिलेगा जो उनके लिए सेक्रीफाइस करेगा। और यहाँ सेक्रीफाइस की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन में सबसे ऊपर बैलेंस शीट के जस्ट नीचे लिखा था कि न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 होगा विच ही अक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए। तो सारा का सारा उसको ए से ही मिल रहा है, तो सेक्रीफाइस का मतलब अकेले ए कर रहा है। अगर ए अकेले सेक्रीफाइस करेगा तो पूरा प्रीमियम भी अकेले वही लेगा, और जो कि होगा 80। अब ये 80 आया कहां से, तो देखिए इसके लिए भी कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। न्यू पार्टनर का गुडविल का हिस्सा है ये, तो न्यू पार्टनर का गुडविल कितना था, फर्म की गुडविल बताई गई है 4 लाख। अगर 4 लाख पूरे फर्म की गुडविल है और उसको लाना था 1/5 अपने हिस्से के बराबर, तो 1/5 ऑफ 4 लाख करेंगे तो आएगा आपका 80,000। तो बस इसीलिए 80,000 उठाकर पूरा हमने ए में लिख दिया है। इसके बाद न्यू पार्टनर 3 लाख रुपीज का कैपिटल लाया था, तो बाय बैंक लिख करके 3 लाख उसके कैपिटल अकाउंट में भी लिख देंगे। इसके अलावा बोला था इसके बेसिस पर बाकी सबका कैपिटल प्रोपोर्शनेट या रीएडजस्ट होना है। देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो हम कई बार इसी जगह पर उसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं और बाकी डिफरेंस निकाल लेते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को वो तरीका नहीं समझ में आता है, और कई बार हम उसको दो हिस्सों में टुकड़ों में करते हैं, एक बार ये रहा और एक टुकड़ा ये रहा, ठीक है। तो मैंने वो तरीका अपनाया जिससे बच्चों को आसान लगे, इसलिए मैं अभी उसको नहीं करूंगा। पहले इतना लिखकर हम इसको क्लोज डाउन करेंगे। तो देखिए फाइनली हमें ए के कैपिटल की टोटलिंग मिल चुकी है, बी के कैपिटल की टोटलिंग मिल चुकी है, और यहाँ की इन दो वैल्यूज को घटाने के बाद जो बच रहा है वो हमारा बैलेंस सीडी बिफोर एडजस्टमेंट आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ गया बैलेंस सीडी 3,44,000, 2,41,000 एंड 3 लाख। ये है एडजस्टमेंट्स के पहले। नाउ इन्हीं बैलेंस सीडी को सेम टू सेम उठाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 344, 244 एंड 3 लाख। इसके बाद ये जैसा आप देख पा रहे हैं बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, यानी ये अभी नहीं आप लिख सकते हैं, अभी आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ये होगा आपका फाइनली प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये कहां से आएगा और कैसे आएगा, तो इसके लिए हम देखेंगे वर्किंग नोटिस का। देखिए मैंने पिछले भी किसी वीडियो में इसको बताया हुआ है आपको कि जब कभी कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि आपको न्यू रेशियो निकालना है, और न्यू रेशियो को निकालने के लिए अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो सेक्रीफाइस था, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर का। तो काम बहुत आसान है, ए ने सेक्रीफाइस किया और ए का सेक्रीफाइस इज इक्वल टू होगा एकदम से सी का शेयर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सी का शेयर था 1/5। अगर इस पूरे 1/5 शेयर को अकेले ए से ही उसने लिया तो ए ने सेक्रीफाइस भी इतना ही तो किया, तो इसलिए मैंने लिख दिया सिंस सी हैज टेकन ऑल हिज शेयर फ्रॉम ए ओनली। तो यही है ए का सेक्रीफाइस 1/5। नाउ ए का न्यू शेयर पहले से कम हो जाएगा, 4/5 था, 1/5 उसने दे दिया तो बचा 3/5। बी में नो चेंज 1/5, और सी तो न्यू पार्टनर है 1/5, तो न्यू रेशियो आ गया 3:1:1। नाउ इसी रेशियो में हम रीएडजस्ट करेंगे या प्रोपोर्शनेट करेंगे कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जो 3 लाख न्यू पार्टनर का कैपिटल था उसको बेस लेकर बनाते हैं, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर्स का रेसिप्रोकल 1/5 का उल्टा 5/1, तो आएगा 15 लाख। अब यही 15 लाख रुपीज आपको इसी न्यू रेशियो में बांट देना है बस, लेकिन सिर्फ ओल्ड के लिए, ए के लिए और बी के लिए। तो 3/5 ऑफ 15 लाख 9 लाख,
और 15 लाख का 1/5 यानी कि 3 लाख, और लास्ट का तो 3 लाख था, 3 लाख ही रहेगा। तो इस तरह से आपके पास नए कैपिटल्स की वैल्यू आ चुकी है। आइए अब उसको एडजस्ट करते हैं और फाइनली क्लोज डाउन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल का लास्ट बैलेंस। तो देखिए बैलेंस ईडी आ चुका है 9 लाख एज पर द न्यू रेशियो, 3 लाख इसका और 3 लाख इसका भी। ना ए में यहाँ 9 लाख है और ए में इधर 3,44,000 है। तो अब उसको और कुछ कैपिटल लाने पड़ेंगे जो कि है 5,56,000, तो ये हो जाएगा बाय बैंक। और ऐसे ही अगर बी की बात करें तो 2,41,000 था और उसको भी बढ़ाना ही पड़ रहा है 3 लाख रुपीज तक, तो उसको 59,000 लाना पड़ेगा। और ये तो नया पार्टनर है, इसको ही बेस बनाकर सबने इंट्रोड्यूस किया है या एडजस्टमेंट किया है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो फाइनली बैलेंस सीडी और बाय बैंक ये इस हिस्से में आप ले आएंगे। और अब मार्किंग की बात करते हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, मैंने कहाँ पे आप कितने मार्क्स दे सकते हैं। जनरल रिजर्व को सही तरीके से यहाँ पे बांटा है तो हाफ मार्क्स, प्रीमियम फॉर गुडविल को सही तरीके से इसमें और बाय प्रीमियम ही लिखकर बांटा है तो 1 मार्क्स, या अपने करंट अकाउंट लिख के बांटा है लेकिन सही बांटा है तो आधे नंबर ही अपने आप को आप दीजिएगा। इसी तरह से बाय बैंक मतलब कि न्यू पार्टनर का कैपिटल जिसपे आधे नंबर, टू रिवैल्यूएशन लॉस आधे नंबर, टू गुडविल आधे नंबर। फिर यहाँ पर ये बैलेंस शीट नया आपने निकालकर तीनों में लिखा आधे नंबर और आधा नंबर इस डिफरेंस का, यानी कि ओवरऑल कहें तो कैपिटल एडजस्टमेंट पर 1 नंबर। तो चलिए इस तरह से हमारा 6 नंबर का पार्टनरशिप का एडमिशन का ये पूरा फुल क्वेश्चन खत्म होता है। अब आते हैं आज के अकाउंटेंसी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वरुण लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग्स वर्थ रुपीज 1,20,00,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी वर्थ रुपीज 30 लाख फ्रॉम अरुण है, एक्चुअली वो गलत स्पेल हो गया है या थोड़ा सा कर्सिव ज्यादा ही हो गया है, फ्रॉम अरुण लिमिटेड। इट इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 20%। और उसके बाद एंट्रीज लाने के लिए कही है वरुण लिमिटेड के बुक्स में। ठीक है, तो वेंडर्स का बेसिक क्वेश्चन है और जो बहुत एक्सपेक्टेड है कि आप एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देखिए ये रहा पहली एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग्स एसेट्स है इसलिए डेबिट, प्लांट मशीनरी ये भी एसेट्स इसलिए डेबिट, टू अरुण लिमिटेड जिससे हमने खरीदा। 1,20,00,000 प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग्स का एंड 30 लाख प्लांट मशीनरी का मिलाकर हो गया 1,50,00,000। नाउ इसी को पे करने के लिए हमने बदले में शेयर्स दिए। तो अरुण लिमिटेड डेबिट जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट सेम होगी जो यहाँ लिखी है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जिसमें से अभी हमें कुछ नहीं पता, बस इतना कि इक्विटी शेयर 100 का था, प्रीमियम 20 का था। बट कितने शेयर्स को यूज करना है ये तो हमें नहीं दिया होता है और ना है यहाँ पर, वो हमें निकालना पड़ता है। तो वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर इशूड 1,50,00,000 रुपीज आपको पे करना है, वो वाला अमाउंट है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और सॉल्व करने पर ये रहा उसका अगला स्टेप, और ये रहा फाइनली 1,25,000 शेयर्स। इसलिए यही 1,25,000 यूज करेंगे यहाँ पर और साथ साथ यहाँ पर, और जिसके हिसाब से वैल्यू आएगी 1,25,00,000 एंड 25 लाख। तो फाइनली ये एंट्री भी बन गई है पूरी। और 1 मार्क्स फॉर फर्स्ट एंट्री एंड 2 मार्क्स किस तरह से बाइफरकेट मैंने किए हैं, जिसमें से 1 नंबर आप दे सकते हैं अपनी इस एंट्री को जिसमें हाफ मार्क्स शेयर कैपिटल की सही वैल्यू के लिए और हाफ मार्क्स इसके सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के लिए, और 1 मार्क्स इस नंबर ऑफ शेयर्स को सही तरीके से निकालने के लिए। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं वर्किंग नोट अच्छे से बनाए, इस वर्किंग नोट को अगर आप बनाएंगे तो 1 नंबर आपको इस पर मिल जाएगा। ठीक है, भले आपने एंट्री 1 भी क्यों ना बनाई। तो इस तरीके से अकाउंटेंसी का वर्कशीट होता है खत्म। और आज हमने चैप्टर जो टच किए वो हैं शेयर्स, वेंडर्स का टॉपिक, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का एक फुल क्वेश्चन विद कैपिटल एडजस्टमेंट, फिर शेयर्स का ही बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन से इश्यूड कैपिटल का कॉन्सेप्ट, उसके बाद पार्टनरशिप के फंडामेंटल की एक थ्योरी जिसको हम कह सकते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की एक थ्योरी जिससे हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से एक छोटा सा क्वेश्चन, और फिर हमने उसके बाद कैश फ्लो का एक केस लिया या क्वेश्चन लिया इनफ्लो आउटफ्लो के लिए, और साथ ही साथ पार्ट बी से ही हेडिंग और सब हेडिंग का एक छोटा सा केस लिया कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज को समझने के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के सेकंड वर्कशीट यानी कि बिजनेस स्टडीज के वर्कशीट के बारे में। तो ये भी 15 नंबर का है लेकिन मार्क्स वेटेज आपको ड्यूरेशन आपको 30 मिनट्स ही इसके लिए लगना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, द कंज्यूमर मस्ट बी assured whenever possible access to variety of goods and services at a competitive price। देखिए जब भी कंज्यूमर को चाहिए उसको वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। लाइक आपको एक इंटरनेट सर्विस लेनी है तो ऐसा ना हो कि आपके पूरे देश भर में इंटरनेट की एक ही सेवा हो, कई तरह की सेवाएं होनी चाहिए। आपको मोबाइल फोन लेना है तो एक ही कंपनी का मोबाइल फोन ना हो, कई तरह का मोबाइल फोन हो, वगैरह वगैरह। इसी को कह रहे हैं यहाँ पर। तो इस हिसाब से किस कंज्यूमर राइट को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, और ऑप्शंस दिए हैं राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज,
राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन एंड राइट टू बी हर्ड। तो यहाँ पे क्योंकि आपको वैरायटी में से आपके मनचाहा चुनाव करने की बात हो रही है और आपको पॉसिबल एक्सेस तक लाने की बात हो रही है, तो ये आपके लिए है राइट टू चूज, यानी ऑप्शन नंबर बी। सेकंड पे आते हैं। रीता बॉट अ पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट आफ्टर सीइंग इट बीइंग डिस्प्लेड इन अ केमिस्ट शॉप। तो रीता केमिस्ट शॉप जाती है और कहीं डिस्प्ले में उसने देखा तो एक पेन रिलीवर ऑइंटमेंट उसने परचेज किया। द ऑइंटमेंट ट्यूब वॉज पैक्ड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। जैसा आप सभी जानते हैं, ऑइंटमेंट मतलब कि मलहम जो आप लेते हैं एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर पैक रहता है, एक ट्यूब रहता है और उस ट्यूब में वो ऑइंटमेंट हमको अक्सर देखने को मिलता है, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उस चीज को पहचाने। आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल ऑफ पैकिंग ऑफ पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट व्हेन इट वाज परचेज्ड बाय रीता। जब रीता ने उसको परचेज किया तो जिस पोजीशन में उसको वो मिला है वो किस तरह की पैकिंग को डिस्प्ले करता है इसमें से, ठीक है। लेवल ऑफ पैकिंग तो आप सभी जानते हैं, लेवल ऑफ पैकिंग तीन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए यहां पर जो आया था वो आपका जो मेन प्रोडक्ट है यानी ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट जिसके अंदर पैक होकर आपको मिला वो क्या था, आपका ट्यूब, यानी ये आपका प्राइमरी पैकिंग हो गया। और आपने जो खरीदा तो आपको सीधे ट्यूब नहीं मिला, आपको एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर पैक करके ये मिलता है। तो कार्डबोर्ड बॉक्स उस ट्यूब की सेफ्टी के लिए हो गया, यानी सेकेंडरी हो गया। तो यानी आपको प्राइमरी भी मिला और सेकेंडरी भी मिला। तो ऑप्शन नंबर बी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकिंग लेवल। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एक केस है तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निग्लेक्टेड बाय द मार्केटर इन द अबव पैरा। यानी इस पैराग्राफ में मार्केटर ने कोई चीज इग्नोर किया है, बस वो पहचानना है। मिस्टर रघु परचेज्ड अ बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द लोकल ग्रोसरी शॉप। तो एक अचार की बोतल को खरीदा है रघु ने अपने लोकल ग्रोसरी शॉप से। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द बॉटल वॉज नॉट क्लियर। जो इंफॉर्मेशन उस बॉटल में लिखी थी वो साफ सुथरी नहीं लिखी थी। ही फेल सिक ऑन कंज्यूमिंग इट। और उस अचार को खाने के बाद मिस्टर रघु बीमार पड़ जाते हैं। ही फाइल्ड अ केस इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और साथ में उसके बाद उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को यूज करते हुए केस भी कर दिया और उसके वजह से उनको राहत भी मिला, यानी रिलीफ भी मिलता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा एस्पेक्ट था जिसको मार्केटर ने निग्लेक्ट किया। पढ़ने पर तो कई बार ये क्वेश्चन लग रहा है कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर से है, बिल्कुल नहीं। यहाँ मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का हो गया। और ऑप्शन आपके सामने है, पैकिंग निग्लेक्ट हुआ या फिर लेबलिंग को निग्लेक्ट किया या ब्रांडिंग को या क्रेडिंग को। तो आपने देखा कि पैकिंग क्लियर, सॉरी, आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं लिखी थी, ये बात बोली गई। तो इंफॉर्मेशन मिलता है आपको लेबल से, यानी आपका लेबल का यहाँ पर इग्नोरेंस किया गया है। तो यानी ऑप्शन हो गया सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ। फाइनेंशियल लिवरेज यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फेवरेबल कब कहलाता है? व्हेन आरओआई इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि आपकी जो अर्निंग है वो आपके डेट्स के इंटरेस्ट से कम हो रहा है, या फिर आरओआई इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट, या डेट इज नियरली अवेलेबल, या इफ द डिग्री ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लिवरेज इज लो। तो इतने सारे पॉइंट हैं, इनमें से जो चीज यहां पर सबसे सुटेबल है वो है आपका आरओआई इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी एक बार फिर से सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राकेश इज अ मैनेजर इन अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म। तो राकेश एक मैनेजर है सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म में, एंड ही रेगुलरली प्रिपेयर्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स एज अ पार्ट ऑफ अप्रेजल। मैंने पिछले ही वीडियोस में आपको एपीएआर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में मैंने कुछ समझाया था आपको कि वो क्या होता है। तो उसी को यूज करते हुए यहाँ बोला जा रहा है कि रेगुलरली जो है राकेश अपने सबऑर्डिनेट्स का रिपोर्ट तैयार करता है अप्रेजल के लिए। और ये स्टेप कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन सा है जो हाईलाइट किया गया? तो देखिए, अप्रेजल रिपोर्ट जो होता है एपीएआर, उसके अंदर यही काम ही होता है कि आपने जो प्रेजेंटली टारगेट अचीव किया है उसको पॉइंट आउट किया जाता है, फिर उसी को यूज करके आपके ऑब्जेक्टिव से, आपके टारगेट से, स्टैंडर्ड से उसको टैली किया जाता है। तो यहां पर कुछ और नहीं, मेजर किया जा रहा है आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन। The suitable method of external recruitment for getting unskilled labor is, ये तो एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन हो गया।
अगर आपको अनस्किल्ड लेबर्स की तलाश है, जरूरतें हैं, तो इनमें से कौन सा मेथड उसके लिए सूटेबल होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which limitation of planning suggests that the employees stop thinking and become the blind followers of a plan? तो कह रहे हैं कि ये कौन सा लिमिटेशन है प्लानिंग का जिसके मुताबिक एम्प्लॉयज जो होते हैं अपने सोचना बंद कर देते हैं और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उसी प्लान को जो उनको दिया जाता है। तो ये सिंपल सा है, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग आपको क्रिएटिविटी को रोकता है, क्योंकि आपको सिंपली फॉलो वही करना है, वही काम करना है जो आपको प्लान में बताया गया, आपको कुछ अपने मन से नहीं सोचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। चलिए 8th क्वेश्चन पे आते हैं। Which component of business environment requires that in every packet of cigarette there must be horrified picture and statutory warning? तो आप सभी ने देखा ही होगा कभी ना कभी पैकेट सिगरेट का, उसमें बड़ी ही खतरनाक एक कैंसर की बीमारी, माउथ कैंसर की बीमारी को रिफ्लेक्ट करते हुए पिक्चर दिखाए जाते हैं और वार्निंग भी लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये जो चीज आप देखते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट के किस कंपोनेंट के वजह से ऐसा होता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लीगल एनवायरनमेंट, यानी कि कानूनन तरीके से मजबूर है वो कंपनियां कि उनको अपने पैकेट पर ये चीज दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, लीगल एनवायरनमेंट। अब आते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ। एक केस स्टडीज है, तो पहले हम केस के रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वुड यू सजेस्ट हिम? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सजेस्ट करने की बात आ रही है, जो दो ही होते हैं, एक फंक्शनल होता है और एक डिविजनल होता है, तो इनमें से ही एक जवाब होना चाहिए। आइए केस पढ़ते हैं। रोहन, अ सोल प्रोप्राइटर, was running food catering business in North Delhi. He got great success and profit margin in this business. तो राकेश रोहन को अपने इस बिजनेस में काफी ज्यादा फायदा होने लगा और डिमांड भी बढ़ने लगी। Due to the excess demand in the market, he expanded his business and separated departments as purchase, production, finance, marketing, etc. तो यानी उसने अपने प्रोग्रेस को देखते हुए, डिमांड को बढ़ते हुए देखते हुए और बहुत सारे एक्सेसिव वर्कलोड आने की वजह से वेरियस डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए हैं और अब उसके अकॉर्डिंग वो काम करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको जो स्ट्रक्चर सजेस्ट करना है वो कौन सा होगा, और साथ ही साथ आपको दो बेनिफिट्स भी एक्सप्लेन करने होंगे उसी सुटेबल स्ट्रक्चर के। तो अब आइए, क्योंकि लॉन्ग आंसर है तो आपको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटी पर बेस्ड होता है। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग बनाएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस, एडवर्टीजमेंट का, सेलिंग का, वगैरह वगैरह का, तो ऐसे केस में आप फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपका जवाब बन जाता है मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर जो उनके लिए होगा वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर, और अगर आप सही रिकॉग्नाइज करते हैं तो 1 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाता है। नाउ कोई दो आपको इनमें से एज अ बेनिफिट, पार्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बताना है। तो पहला आता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, आपको इससे मिल जाता है, यानी ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि बार बार एक ही काम को रिपीट करने से स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाता है। अगला आता है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट है इंक्रीजेज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। नेक्स्ट है लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। नेक्स्ट इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, एंड लास्ट है ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग फंक्शन पे हम अलग तरीके से ध्यान दे सकते हैं। तो हमेशा की तरह फिर आपको वही सजेशंस हैं, हाफ मार्क्स फॉर योर हेडिंग्स एंड नेक्स्ट हाफ फॉर एक्सप्लेनेशन, और 2 को करना था तो इंटू 2 कर लीजिए, तो इस तरह से 3 नंबर का बाइफर्केशन आपको मिल जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन के अंतर्गत 3 डिसीजन होते हैं, उनमें से एक है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो उसको अफेक्ट करने वाले वेरियस फैक्टर्स में से किसी 4 को आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगेन सेम मार्किंग स्कीम रहेगा, हाफ मार्क फॉर करेक्ट हेडिंग एंड हाफ मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। तो अब आपको हेडिंग्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, आप देख लीजिए, इन्हीं में से कोई 4 आप यूज कर लीजिए। कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। देखिए कॉस्ट अगर फाइनेंस का ज्यादा होता है तो आप ऐसे केस में अल्टरनेट को चूज करते हैं, यानी कुल मिलाकर इसमें कहे तो आप चीपेस्ट कॉस्ट वाले फाइनेंस को यूज करते हैं या प्रेफर करते हैं। रिस्क कंसिडरेशन, अगर आपके डिबेंचर्स की हम बात करें तो उसमें एक परमानेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट का रिस्क रहता है, तो उस केस को अगर आप ध्यान देंगे तो आप डिबेंचर्स को ऑप्ट नहीं करके या बोरोड फंड को ऑप्ट ना करके आप इक्विटी को प्रेफर करेंगे। तो रिस्क फैक्टर भी कंसिडर करते हैं।
कैश फ्लो पोजीशन, आपके पास बिजनेस में रेगुलरली कैश का क्या हिसाब किताब रहता है जिसके वजह से आप रेगुलर पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो वजह भी बनती है कि आप डेट कंपोनेंट लेंगे या फिर इक्विटी से। कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर आप इक्विटी को एज अ सोर्स यूज करते हैं तो आपका कंट्रोल जो होगा और भी लोगों के हाथ में जाएगा, यानी कंट्रोल आपका कम होता जाएगा। और अगर आप डेट कंपोनेंट से रेज करते हैं तो आपका कंट्रोल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंट्रोल का कंसिडरेशन करते हुए भी आप डेट्स या इक्विटी को चूज करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस जो कि उसके इशुइंग प्रोसेस में होता है। तो बताना चाहूंगा आपको, शेयर्स के इशुइंग प्रोसेस में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है और जबकि डिबेंचर्स या बोरोविंग्स में काफी कम या नहीं है। तो इसलिए फ्लोटेशन कॉस्ट को अगर ध्यान दिया जाए तो हम नहीं चाहते कि ज्यादा हो, तो फ्लोटेशन कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए हम इक्विटी को ही प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर बिजनेस में ऑलरेडी ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही है तो ऐसे केस में उस बर्डन को और बढ़ाना हो, इसीलिए हम उसमें डेट कंपोनेंट और यूज नहीं कर सकते। और अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है पहले से ही कंपनी का, तो कंपनी डेट कंपोनेंट को यूज कर सकती है। एंड लास्ट आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बूम पीरियड आता रहता है, उन चीजों को ध्यान रख करके भी हम कई बार इन्वेस्टमेंट सोर्सेज को ऑप्ट करते हैं। लाइक इक्विटी शेयर कभी लेते हैं तो कभी बोरोड फंड्स लेते हैं। तो ये हो गए आपके सारे हेडिंग जिसको आप यूज करेंगे और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिमेनिंग हाफ आपको उसमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये शीट भी पूरा होता है। तो आइए फटाफट एक बार रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर से फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर्स को रिकॉल किया। उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके उसके बेनिफिट्स को समझा है। एंड देन वेरियस एमसीक्यूज में से हमने लीगल एनवायरनमेंट को पहचानना सीखा, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को समझा, देन टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट में से हमने लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को पढ़ा, ऐसे ही कंट्रोलिंग प्रोसेस में से उसके फर्स्ट स्टेप को आइडेंटिफाई किया। एंड उसके बाद हमने आरओआई का कॉन्सेप्ट यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज को डिस्कस किया। एंड देन हमने लेबलिंग के बारे में भी डिस्कशन किया। और उसके बाद हमने पैकेजिंग के प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकिंग को पहचानना सीखा। और लास्ट ऑफ ऑल हमने कंज्यूमर्स राइट्स में राइट टू चूज को भी पहचानना सीखा। तो इस तरह से आज का ये वर्कशीट, आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में इससे काफ़ी मदद मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में दें, और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।